स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग, जिसमें हम डेली आपको एग्रीकल्चरल एमसीक्यूज कराते हैं और उनको अच्छे से डिटेल में आपको समझाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में से आखिर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि, एक मिनट पेन ले लो, कि व्हाट डज जीएमओ स्टैंड्स फॉर इन एग्रीकल्चर। कृषि में जीएमओ का क्या अर्थ है? आपके आगे चार ऑप्शंस दे रखे हैं: जेनेटिक मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ग्रीन मैन्योर ऑप्शन या ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ऑर्डर। बताइए इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है? इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है, तो जानते हैं अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीएमओ कहते हैं। जिसमें कि जी स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली, एम स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये is an organism whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques। मतलब ये कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो क्रॉप्स होती हैं या वो एनिमल्स होते हैं जिसमें कि क्या कर रखी होती है, जिसकी हमने जिस जीन्स जो होते हैं उसमें थोड़ी छेड़छाड़ कर रखी होती है या उसमें बदलाव कर रखा होता है। This is done to introduce new traits or characteristics that do not occur naturally in the organism। अब हम ये करते क्यों हैं? हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमने जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस प्लांट में या जिस ऑर्गेनिज्म में नए जीन्स जो डाले हैं उसमें वो करेक्टर आए जो हमें चाहिए, जो नेचुरली उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे नए ट्रेड्स हों, साथ ही साथ उसमें जो नए करेक्टरिस्टिक हैं वो डाल सकें, दैट डू नॉट अकर नेचुरली, जो कि नेचुरली ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जीन्स के थ्रू उसमें उसको क्या करते हैं, एंटर करवा देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज होता है ज्यादातर कहाँ? एग्रीकल्चर में, कृषि में। टू एनहेंस क्रॉप ईल्ड, ताकि क्रॉप ईल्ड अच्छी हो सके। इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज, और इम्प्रूव कर सके रेजिस्टेंस को, किससे? पेस्ट और डिजीजेस से। और साथ ही साथ जो टॉलरेंस लेवल है, मतलब जो झेलने की शक्ति जो है वो बढ़ सके इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को। ठीक है, जैसे कि ड्राउट हुआ, एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ, इन सबको क्या कर सके, ऑर्गेनिज्म झेल पाए। तो हम क्या करते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, आल्टर्ड करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे सिस्टम अपडेट नहीं हो जाता है, तो क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का सिस्टम अपडेट करते हैं अपने कंप्यूटर का, तो वो क्या करता है, वायरस से बहुत अच्छी तरीके से लड़ लेता है। तो क्या होता है, ठीक वैसे ही क्या करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नया सॉफ्टवेयर या नया वायरस जो होता है, एंटीवायरस डालना होता है ना अपने कंप्यूटर में। ठीक वैसे ही लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जीन्स में छेड़छाड़ करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नेचुरली मौजूद नहीं है, वो उसमें क्या कर सके, इंट्रोड्यूस करा सके। ताकि क्या हो, एक तो भैया एग्रीकल्चर में क्रॉप यील्ड बढ़े, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल एग्रीकल्चर में ही होता है। साथ ही साथ पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ सके। इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं जैसे ड्राउट हुआ और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हुए, तो इन सबको क्या कर सके, प्लांट झेल सके, तो हम क्या करते हैं, उनके जीन्स में थोड़े से चेंजेस करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। अब सबसे पहला एग्जांपल तो आता है अपना, सबसे जो फेमस है वो है बीटी कॉटन, जिसे बोलते हैं बैसिलस thuringiensis कॉटन। बीटी कॉटन यह है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, किसकी? कॉटन की, कपास की। एक क्या है, मॉडिफाइड वैरायटी है, जिसे हमने प्रोड्यूस किया था, साइंटिस्टों ने प्रोड्यूस किया था एन इंसेक्टिसाइड टू कॉम्बैट बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म से लड़ने के लिए इस वैरायटी को क्या किया था, इजाद की थी। अ कॉमन पेस्ट इन
कॉटन फार्मिंग, जो कि कॉमन पेस्ट है कॉटन फार्मिंग में, मतलब जब आप कपास की खेती करेंगे तो ये पेस्ट आएगा ही आएगा। तो इससे बचने के लिए तो हम क्या कर साइंटिस्ट ने क्या करा, बीटी कॉटन करके एक मॉडिफाइड वैरायटी बनाई, किसकी, कपास की, कॉटन की, जो क्या करता है, इससे टोलरेंट होता है, मतलब इसको झेल जाता है। द बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो बीटी है उसका मतलब है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका जीन लिया गया था और उसे कहाँ इंसर्ट किया गया था, कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया गया था। अब जो ये मॉडिफिकेशन होती है ये क्या करता है, अलाउ करता है कॉटन प्लांट को कि हम ऐसे वो केमिकल प्रोड्यूस करें जो कि टॉक्सिक हो सर्टेन इंसेक्ट के लिए, जिस वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल इंसेक्टिसाइड। आज जब पौधा अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लेगा, जब वो केमिकल को खुद ही रिलीज कर लेगा, तो क्या होगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा, हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, जब जरूरत ही नहीं तो हम क्यों करेंगे, जब पौधा अपने लिए खुद ही लड़ ले रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इंसेक्टिसाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड की जो नीड है, जरूरत है, वो भी कम हो गई। अब बेनिफिट्स क्या है बीटी कॉटन के, देखिए बीटी कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि देखिए सबसे पहला तो इसका बेनिफिट यही है, रिड्यूस इंसेक्टिसाइड यूज। इंसेक्टिसाइड का जो यूज है, कीटनाशक का जो इस्तेमाल है वो क्या होता है, कम होता है। फार्मर नीड्स टू स्प्रे फ्यूअर केमिकल इंसेक्टिसाइड, कुछ ही केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है, हु कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जिस वजह से क्या होता है, किसानों के पैसे बचते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है, इन्वायरमेंट पे या वातावरण पे बुरा प्रभाव पड़ना होता है, वो भी कम हो जाता है। ईल्ड अच्छी होती है, अब भैया जब नुकसान कम होगा तो ईल्ड तो अच्छी होगी। बीटी कॉटन टिपिकली रिजल्ट इन हाई क्रॉप यील्ड ड्यू टू रिड्यूस डैमेज फ्रॉम पेस्ट, जब पेस्ट डैमेज ही नहीं करेंगे क्रॉप को तो क्या होगा, रीड अब सीधी सी बात है, हमारी जो ईल्ड है, जो जो हमारी क्या है, ईल्ड है वो क्या होती है, वो बढ़ेगी। तीसरा है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, लेस केमिकल यूज होता है, जिसका मतलब क्या है, लेस रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज, जिस वजह से केमिकल का जो वाटर बॉडीज में जाना है वो भी कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होता है, हार्मफुल, जो वो केमिकल जो वाटर बॉडीज में जाता है वो बहुत हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए, या उसमें जो रह रही मछलियां हैं उसके लिए, या जो भी जानवर उसको पानी को पिएगा तो वो क्या होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये भी कम हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दूसरे एग्जाम्पल क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, सबसे पहला तो आता है बीटी कॉटन, एक तो बीटी कॉटन मैंने आपको बता दिया, फिर आता है हमारा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, किस लिए है ये प्रोड्यूस किया गया था, बीटा कैरोटीन के लिए, जो कि एक प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर जो बनाता है, और विटामिन ए, विटामिन ए को देखिए, प्रिकर्सर का मतलब होता है जो उस चीज को प्रोड्यूस करता है, तो विटामिन ए को प्रोड्यूस करने के लिए बीटा कैरोटीन की जरूरत होती है। तो जेनेटिकली गोल्डन राइस जो है, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक वेराइटी है ये भी क्रॉप की, राइस की एक वेराइटी है गोल्डन राइस, जो क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रखी है ताकि ये क्या कर सके, अपने आप में बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर सके, जो कि क्या है, प्रिकर्सर है विटामिन ए का, जो बीटा कैरोटीन क्या है, विटामिन ए बनाता है, टू कॉम्बैट विटामिन बी ए डेफिशिएंसी इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि जो कुछ देशों में जिसमें कि लोगों में विटामिन ए की कमी है उनकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, एक तो एग्जांपल हो गया बीटी कॉटन का, एक हो गया हमारा गोल्डन राइस का। बीटी कॉटन में तो भैया जो कॉटन है, जो हमारा कपास है, वो खुद ही लड़ लेता है इंसेक्ट से, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, उसके जीन्स डाल रखे हैं, जिस वजह से क्या होता है, कॉटन प्लांट के जो है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेता है। दूसरा अपना आता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस को ऐसा प्रोड्यूस किया, मॉडिफाइड कर रखा है कि उसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस होता है, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का, जो कि विटामिन ए बनाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो डेफिशिएंसी जिन कंट्री में लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, वो उसको क्या कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। हर्बिसाइड टोलरेंट सोयाबीन्स, अब तीसरा हमारा एग्जाम्पल है हर्बिसाइड टोलरेंट सोयाबीन, ये सोयाबीन मॉडिफाइड हो रखे हैं टू विदस्टैंड स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स, मेकिंग वीड कंट्रोल इजियर एंड मोर एफिशिएंट फॉर फार्मर, मतलब ये वो सोयाबीन की वैरायटी है जिसको जो क्या करती है, हर्बिसाइड्स के से डटकर सामना करती है, जिस वजह से क्या होता है, जो वीड्स हैं वो मर जाते हैं, लेकिन ये जो सोयाबीन्स है वो क्या करते हैं, वहां पे रह जाते हैं। वरना हम अगर किसी भी हर्बिसाइड का यूज करेंगे तो वो तो वो ये थोड़ी देखेगा कि अपना सोयाबीन है कि वो वीड है,
वो तो डायरेक्ट असर कर देगा, लेकिन सोयाबीन को क्या कर रखा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रखा है, तो वो क्या करता है, उस केमिकल से जो हर्बिसाइड है उससे लड़ जाता है। लेकिन वीड तो नहीं है ना, तो वीड क्या होता है, वहां पे मर जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। अब तीसरा आता है हमारा वायरस रेजिस्टेंट पपाया, इंजीनियर टू रेजिस्ट द पपाया रिंग स्पॉट वायरस। अब पपाया, पपीते को बचाने के लिए किससे, रिंग स्पॉट वायरस से बचाने के लिए क्या कर रखी है, वैरायटी डेवलप कर रखी है, जिसका पपाया पे बहुत जो रिंग स्पॉट है ना, रिंग स्पॉट वायरस है, जिस उसका पपाया पे बहुत बुरा असर होता है, जिस वजह से कई कई देशों में इसका इस वजह से काफी नुकसान पहुंच जाता है, पपाई जो पपीते की फसल है उसको। तो उसके लिए क्या कर रखा है, वायरस रेजिस्टेंट पपाया बना रखा है, एक वैरायटी दे रखी है। अब भाई कंसर्न एंड कंट्रोवर्सीज क्या क्या है, किन चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, वो ये रही। वाइल जीएमओस ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट, जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या एक बहुत ज्यादा जरूरी बेनिफिट भी दिख रहा है इसका, दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी एंड डिबेट, सम कॉमन कंसर्न इंक्लूड, जिसमें कि देखिए कुछ ये क्या है, वाद विवाद का विषय भी है। जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए पोटेंशियल फॉर अनइंटेंडेड हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। अब जब देखिए, अब मान लीजिए आपने किसी भी जीन अपनी तरह से, देखिए जो भी यहाँ पे अभी तक हमारे पास मौजूद है वो सब नेचुरल है। प्रकृति ने क्या एक तालमेल बिठा रखा है, कीड़ों के लिए फसल बना रखी है, और फसलों के लिए भी स्पेसिफिक देखा नहीं, कोई कीड़ा होता है वो उसी फसल पे दिखेगा। तो क्या होता है, जिस वजह से क्या होता है, जब मान लीजिए अब हमने उसमें क्या करा, उसकी जीन्स में छेड़छाड़ कर दी है, अब वो खा ही नहीं पा रहा है इंसेक्ट। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो हमारे जो ये चेन बनी हुई है, जो ये हमारा जो सिस्टम है, जो ये बैलेंस बना हुआ है, इसके बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्थ रिस्क हो सकता है, इसका स्वास्थ्य पे असर हो सकता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, जैसे ऑल्दो मेजर साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म हैड फाउंड जीएमओस टू बी सेफ फॉर कंजप्शन, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी सेफ होते हैं कंजप्शन के लिए। इकोनॉमिक यूजेस, डिपेंडेंस ऑन सीड कंपनी दैट होल्ड पेटेंट ऑन जीएमओस कैन अफेक्ट स्मॉल स्केल फार्मर। अब जब सब जीएमओ देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, तो उसके लिए तो उन्होंने एक कंपनी से ही सीड्स खरीदेंगे, तो जो ये स्मॉल स्केल्स फार्मर होते हैं, जो बीज के लिए बीज क्या जो व्यवसाय करते हैं, उन पे तो असर पड़ेगा ही, तो इकोनॉमिक इशू भी है ये। अब हम बात करते हैं टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। सबसे पहले तो आता है अपना कॉर्न, फिर आता है अपना सोए, फिर आता है अपना कॉटन, फिर पपाया, गोल्डन राइस जो मैंने राइस बताया था, कनोला जिसे रेपसीड बोलते हैं, पोटैटोस, टोमेटो, डेयरी प्रोडक्ट्स, और मटर हमारी पी। तो ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, जो कि इसमें क्या कर रखा है, इंजीन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कर रखा है, इनकी जीन्स को चेंज कर रखा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कपास उगाने के लिए कौन से मिट्टी का प्रकार सबसे उपयुक्त होता है। तो आपके आगे चार ऑप्शन है, एक तो है हमारा सैंडी सॉइल, फिर है हमारा क्लेई सॉइल, फिर है हमारा लोमी सॉइल, और डी है हमारा ब्लैक सॉइल। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी, ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अब आगे, अब जानते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए ये कैसे काली मिट्टी दिख रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अब ब्लैक सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ब्लैक सॉइल के, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, ब्लैक सॉइल के। तो सबसे पहला आता है हाई मॉइस्चर रिटेंशन। ब्लैक सॉइल क्या है, हैज एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, मतलब ये मॉइस्चर को, उमस को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखता है। विच इज बेनिफिशियल फॉर कॉटन प्लांट, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है कॉटन प्लांट के लिए, दैट रिक्वायर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड,
जिसमें कि कॉटन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मॉइस्चर की, कंटिन्यूअस सप्लाई की जरूरत होती है मॉइस्चर की जब वो अपने ग्रोथ पीरियड में होता है। तो जो ब्लैक सॉइल होती है उसकी एक खूबी होती है कि वो मॉइस्चर को क्या करता है, पकड़ कर रखता है, उसको बनाए रखता है अपने में। फिर बारी आती है ऑप्शन जो है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ब्लैक सॉइल क्या है, न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच होता है। इट इज रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, जो कि कॉटन प्लांट के लिए काफी जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। सेल्फ फ्लोइंग, जो ये सॉइल होती है हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ फ्लोइंग ड्यू टू इट्स स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग नेचर। अब क्या होता है, देखिए मिट्टी फूलती है, सिकुड़ती है, तो जिस वजह से क्या होता है मिट्टी में दरारें बन जाती है, जिस वजह से क्या होता है अपने आप ही उसमें क्या हो जाती है, जुताई हो जाती है। उसको आपको प्रिपेयर करने के लिए, सीड बेड बनाने के लिए उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जिस वजह से क्या होता है विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड सॉइल एरेशन एंड स्ट्रक्चर। जिस वजह से क्या होता है जब ये सूखती है और वो होती है, स्वेल होती है और श्रिंक होती है, तो इसमें क्या होता है थोड़े थोड़े दरारें पड़ जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है इसमें जो एयर है वो इजीली पास हो पाती है और इनका स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे ब्लैक सॉइल के रिगार्डिंग कॉटन कल्टीवेशन के, कि कॉटन कल्टीवेशन आखिर ब्लैक सॉइल के लिए ब्लैक सॉइल में ही करना क्यों बेनिफिशियल होता है। अब बात आती है फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लैक सॉइल आर आल्सो नोन एज रिगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है उनकी वेदरिंग से, उनके क्या होता है वेदरिंग से, मतलब वेदरिंग का मतलब पता है ना, जब वो मिट्टी बनती है, रॉक से मिट्टी बनती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सॉरी वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक से बनता है। इसको रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलती है ये, एक तो डेक्कन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया में मिलती है, जिसमें कि क्या क्या आता है, एक तो महाराष्ट्र आता है अपना, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। These areas are also known for the extensive cotton cultivation, और ये एरिया एक्सटेंसिव कॉटन कल्टीवेशन के लिए भी जाने जाते हैं। अब सुटेबिलिटी क्या है, जो कॉटन है उसके लिए क्या सुटेबिलिटी है, एक तो वार्म क्लाइमेट होना ज्यादा जरूरी है। कॉटन ग्रो वेल इन एरिया विद वार्म क्लाइमेट, जहां पे मौसम कैसा हो, गर्म हो। एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स टिपिकली हैव सुटेबल टेम्परेचर फॉर कॉटन फार्मिंग। तो जिन जिन रीजन में ब्लैक सॉइल है वहां पे क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है वो वहां पे होता है, जिस वजह से कॉटन फार्मिंग वहां अच्छे से हो पाती है। ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है। ऑल्दो ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर वेल, इट ऑल्सो हैज अ गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज। इसमें गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिस वजह से क्या होता है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी एक जगह ठहरता नहीं है, खड़ा नहीं होता है पानी, विच कैन बी डिटर्मिनेंटल टू कॉटन प्लांट, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है कपास की खेती के लिए। तो इसका जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा है सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल की डेप्थ, ब्लैक सॉइल इज यूजुअली डीप एंड वेल ड्रेन्ड, प्रोवाइडिंग एम्पल स्पेस फॉर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन देखिए, जो ब्लैक सॉइल है वो क्या होती है, गहरी होती है और वेल ड्रेन्ड होती है, जिस वजह से क्या होता है जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनको इनफ स्पेस मिल जाता है किसके लिए, ग्रो करने के लिए। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया ब्लैक सॉइल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के विकास के लिए आवश्यक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। बताइए, ऑप्शन ए है आपके पास आयरन, बी है आपके पास मैग्नीशियम, सी है आपके पास जिंक और डी है हमारे आपके पास मैंगनीज। तो चलिए बताइए इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन जो है हमारा जो करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। क्या है? मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम ही वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, साथ ही साथ क्लोरोफिल का क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे पूछता है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल प्रोफाइल रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स इन लोअर सॉइल होरिजन। कि कौन सी प्रक्रिया धरातल के माध्यम से विलीन खनिजों के नीचे की ओर ले जाने की प्रक्रिया है जिससे निम्न स्तरीय मिट्टी में खनिजों का संचय होता है। ऑप्शन ए है आपके पास एल्यूविएशन, ऑप्शन बी है आपके पास लीचिंग, ऑप्शन सी है आपके पास पोर्जुलाइजेशन, ऑप्शन डी है आपके पास ट्रांसलोकेशन। बताइए इन चारों में से जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, लीचिंग। लीचिंग क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब ये कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुल के डिसॉल्व होके वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, सॉइल प्रोफाइल में सबसे नीचे के जो लोअर हॉरिजन है वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी है हमारा लीचिंग। अब हम जानते हैं, ये हमने देखिए चार टर्म्स दी थी आपको, इलिविएशन, लीचिंग, पॉर्जुलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं इसमें इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए जो एल्यूविएशन है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड मटेरियल, जैसे कि मिनरल्स हुए, ऑर्गेनिक मैटर हुआ और क्ले पार्टिकल हुए, फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल होरिजन। This movement occur primarily due to the percolation of water through the soil, carrying away soluble substance and fine particle. Elevation often result in depletion of certain mineral and organic matter in the upper soil horizon, leading to the formation of distinct soil layer with varying characteristic. देखिए इल्यूविएशन का जो मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जो ये ट्रांसपोर्टिंग जो ये क्या, इसमें भी यही होता है। इसमें देखिए जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं या मटेरियल होता है जिसमें कि क्या क्या आते हैं, जैसे मिनरल्स आते हैं, मैटर आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है, क्ले पार्टिकल आता है, वो क्या करते हैं, अपर लेयर जो होती है सॉइल प्रोफाइल की उससे क्या करते हैं, डाउनवर्ड चले जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं थ्रू द सॉइल होरिजन। ये जो मूवमेंट होता है ड्यू टू द पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पानी के नीचे जाने की वजह से होता है थ्रू द सॉइल, जिस वजह से क्या होता है, जो भी सोल्यूबल सब्सटेंस और फाइन पार्टिकल है ऑफन रिजल्ट इन डेप्लीशन ऑफ सर्टेन, नीचे की तरफ चले जाते हैं, नीचे की जो लेयर है वहां चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, डेप्लीशन होता है, नुकसान हो जाता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का इन द अपर सॉइल होरिजन। जो ऊपर के सॉइल जो होरिजन जो लेयर है ना, उस पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम लीचिंग की। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बताया था, वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लग रहा होगा, लेकिन अब हम जानते हैं लीचिंग के बारे में तो आपको क्या होता है, क्लियर होगा। लीचिंग भी एक तरीके से क्या है, एल्यूविएशन की ही प्रोसेस है, जिसमें कि क्या होता है, मूवमेंट होता है डिसॉल्व मिनरल का नीचे की तरफ
डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के थ्रू क्या होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट होता है डिजॉल्व मिनरल्स का, जिस वजह से क्या होता है वाटर पर, वो भी एक रिजल्ट की वो भी किस वजह से होता है, वाटर पर्कुलेशन की वजह से। दिस प्रोसेस कैन लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, जिस वजह से क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। लीचिंग इज पर्टिकुलरली कॉमन इन सॉइल विद हाई प्रेसिपिटेशन और इरिगेशन रेट्स। ये मतलब लीचिंग वहां पे कॉमन होती है जहां पे क्या होती है, जहां पे ज्यादा बारिश होती है या जहां पे ज्यादा इरिगेशन रेट होता है। वेयर वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू द सॉइल प्रोफाइल, जहां पे पानी जो है सॉइल के ऊपर से काफी जल्दी जल्दी बहता है, तो वो क्या करता है अपने साथ साथ जितने भी डिजोल्व सब्सटेंस है उनको भी ले जाता है, जो भी मिनरल्स जो भी सब्सटेंस के डिजोल्व होते हैं उनको क्या करता है, ले जाते हैं। तो एलिविएशन भी एक तरीके से क्या है, लीचिंग ही है। देखिए दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं पॉड्सोलाइजेशन की। पॉड्सोलाइजेशन क्या होता है? Podzolization is a soil forming process that occur in acidic soil under cool, humid climatic condition. Podzolization में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है that occur in, जो किस में होती है, एसिडिक सॉइल में होती है, किसके अंडर, कूल, ह्यूमिड और क्लाइमेटिक कंडीशन में, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में होती है। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, लीचिंग हो जाती है आयरन की, मतलब नुकसान हो जाता है कौन से मिनरल्स का, आयरन का, एल्यूमिनियम का और ऑर्गेनिक मैटर का, फ्रॉम द अपर सॉइल होरिजन, द ए एंड ई होरिजन एंड देयर सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेशन इन लोअर होरिजन। और क्या होता है, वो सब जाके क्या करते हैं, नीचे जाके जम जाते हैं, मतलब नीचे एक लेयर बना लेते हैं। द बी होराइजन का क्या होता है, नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तो पॉड्सोलाइजेशन ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर करेक्टराइज्ड बाय लीज्ड light colored surface horizon, the A horizon, and elevated horizon rich in iron and aluminium, जो कि B horizon में इकट्ठा होते हैं, and a subsurface horizon enriched with organic matter, the E horizon। अब देखिए पॉड्सोलाइजेशन में क्या होता है, पॉड्सोलाइजेशन में भी लीचिंग होती है। इन सब के मतलब क्या है, तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जो पॉड्सोलाइजेशन है उसमें क्या होता है, पॉड्सोलाइजेशन इज एक तरीके से सॉइल है जो कब बनती है, वो जब बनती है प्रोसेस इज सॉइल फॉर्मिंग, ये क्या है, एक सॉइल बनने की प्रोसेस है, एक तरीके से क्या है, पॉड्सोलाइजेशन सॉइल बनने की प्रोसेस है। दैट जो किस में होती है, एसिडिक सॉइल में होती है, कौन सी कंडीशन में, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में। जिस वजह से क्या होता है, जो आयरन, एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक मैटर है जो अपर सॉइल होरिजन से क्या होते हैं, एंड दे नीचे चले जाते हैं, एंड कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, लोअर हॉरिजन में, कहाँ पे, बी हॉरिजन में। जिस वजह से क्या होता है पॉड्सोलाइजेशन, जिस वजह से रिजल्ट होता है पॉड्सोलाइजेशन का, एक अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर बन जाती है, जो कि क्या होती है, वही जो नीचे ऊपर जो न्यूट्रिएंट थे नीचे इकट्ठा हुए हैं उन्हीं से ही बनती है, जो कि लाइट कलर सरफेस होती है, लाइट उनका जो रंग जो होता है वो हल्का होता है। द ए हॉरिजन और इलिविएटेड हॉरिजन बनता है जो कि रिच होता है आयरन से और एल्यूमिनियम से, द बी हॉरिजन। एंड अ सरफेस, और एक सब सरफेस हॉरिजन बनता है जो कि एनरिच होता है ऑर्गेनिक मैटर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई हॉराइजन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सॉइल प्रोफाइल इंक्लूडिंग बोथ एलिवेशन एंड इल्यूवेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन वो मूवमेंट होता है किसी भी मटेरियल का विद इन द सॉइल प्रोफाइल, जिसमें कि एलुविएशन, मतलब ये रहा ऊपर एलुविएशन जो था, मैंने आपको बताया था एलुविएशन और इलुविएशन, ये रहा इलुविएशन, यहाँ पे ही होता प्रोसेस एक साथ होती है। इट इन्वॉल्व द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड सब्सटेंसेस, जैसे कि मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर एंड क्ले पार्टिकल फ्रॉम वन सॉइल होरिजन टू अनदर। ट्रांसलोकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल होरिजन as material are transported vertically or laterally within the soil profile, leading to the development of distinct soil layer with unique properties। अब इसमें भी क्या होता है, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन प्रोसेस एक साथ होती है। इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, क्ले पार्टिकल, ये क्या होते हैं, फ्रॉम वन सॉइल होरिजन टू अनदर सॉइल, वहां पे क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं एक सॉइल होरिजन से दूसरे सॉइल होरिजन में। तो जो ट्रांसलोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल होरिजन के डिफरेंशिएशन में। क्योंकि इसमें क्या होता है, मटेरियल जो होते हैं, जो भी मिनरल्स, जो ये डिजॉल्व मिनरल्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वर्टिकली और लेटरली विद इन सॉइल प्रोफाइल।
जिस वजह से क्या होता है, एक अलग लेयर क्या होती है, डेवलप हो जाती है, जिसकी प्रॉपर्टी यूनिक होती है। तो ये मैंने आपको चारों को एक्सप्लेन करा, चारों ऑप्शंस को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि विच क्रॉप इज नोन एज द स्टाफ ऑफ लाइफ एंड द स्टेपल फूड फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब ये कि कौन सी फसल जीवन का सहारा, जीवन की सहारा के रूप में जानी जाती है और विश्व की बड़ा हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए है आपका राइस, ऑप्शन बी है आपका वीट, ऑप्शन सी है आपका मेज और ऑप्शन डी है आपका बार्ले। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीट। क्या है ऑप्शन, हाँ जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है वीट, गेहूं। गेहूं क्या है इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे कि विच फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल नियर द प्लांट रूट्स। किस उर्वरक लागू करने का तरीका मिट्टी के निकट पौधों के पास उर्वरक को सीधे रखने का सिद्धांत है। मतलब ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या क्या वो उर्वरक, मतलब जो फर्टिलाइजर को अप्लाई करने का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें कि जो फर्टिलाइजर है वो सीधा क्या होता है, प्लांट रूट्स पे पहुंचता है। डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है फर्टिलाइजर का कहाँ, इन द सॉइल नियर द प्लांट रूट, प्लांट रूट के उसमें होता है, प्लांट की जो रूट है वहां होता है डायरेक्ट प्लेसमेंट। बताइए आपके आगे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी है आपका फॉलियर फीडिंग, ऑप्शन सी है आपका बैंडिंग, ऑप्शन डी है आपका टॉप ड्रेसिंग। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बेंडिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अब हम जानते हैं जो ये हमें चार ऑप्शंस दे रखे थे उनके बारे में। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में। देखिए ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, इज अ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड जहां पे हम फर्टिलाइजर को इवनली स्प्रेड करते हैं ओवर द सॉइल सरफेस। आपने कभी भी देखा होगा किसान कैसे जो यूरिया होता है उसको कैसे झोले में लेके क्या करता है, फील्ड में फेंकता है, ब्रॉडकास्ट करता है, फैलाता है। तो वो क्या होता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। ये टिपिकली यूजिंग अ स्प्रेडर और बाय हैंड। ये किसके थ्रू कर सकते हैं हम, या तो हाथ के थ्रू कर सकते हैं या स्प्रेडर के थ्रू कर सकते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोन ओवर लार्ज एरिया। ये मेथड किसके लिए सुटेबल है, उस मेथड के लिए, सॉरी उस क्रॉप के लिए सुटेबल है जहां पे जो क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, कहाँ पे ग्रो किया जाए, लार्जर एरिया में, जैसे कि फील्ड क्रॉप्स हुई, लॉन्स हुए। वाइल ब्रॉडकास्टिंग इज कन्वीनियंट, ब्रॉडकास्टिंग सही बताएं तो कन्वीनियंट होता है और सुटेबल होता है सरफेस एप्लीकेशन के लिए। सरफेस पे अप्लाई करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग आप कर रहे हो तो बढ़िया है, तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये बहुत ज्यादा मतलब हाथ से इसको लेके फैलाना ही तो होता है, फेंकना ही तो होता है फील्ड में। तो जिस वजह से क्या होता है काफी कन्वीनियंट होता है।
और इस वजह से क्या होता है, इट में रिजल्ट इन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कैन लीड टू न्यूट्रिएंट लॉस थ्रू रन ऑफ। अब क्या होता है, देखिए ये कन्वीनियंट तो है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि देखिए कहीं ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप हाथ से फर्टिलाइजर डाल रहे हो, छिड़क रहे हो फील्ड में, तो क्या होता है कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम हो सकता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, अनइवन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, और साथ ही साथ क्या होता है न्यूट्रिएंट लॉस भी हो जाता है क्योंकि सरफेस पे अप्लाई होता है। अब सरफेस पे अप्लाई करके अगर मान लीजिए बारिश हो गई तो क्या होता है, सारा का सारा केमिकल हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजर धुल जाएगा, तो जिस वजह से क्या होता है रन ऑफ हो जाता है, तो क्या होता है हमारे फर्टिलाइजर का नुकसान होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग का ये फायदा और नुकसान मैंने आपको दोनों बताया। अब हम जानते हैं सी ऑप्शन जो बी था हमारा, फॉलियर फीडिंग के बारे में। जो फॉलियर फीडिंग है इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर डायरेक्टली टू द लीव्स ऑफ प्लांट एज अ लिक्विड स्प्रे। देखिए फॉलियर, इसके नाम पे ही फॉलियर आ रहा है, मतलब क्या, फॉलियर मतलब लीव्स पोर्शन जो होता है, लीव का जो पोर्शन होता है प्लांट का, वो इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर को प्लांट की पत्तियों पे, कैसे, लिक्विड स्प्रे के थ्रू। Nutrient applied in this manner are absorbed through the stomata on the leaf surface and can provide a quick source of nutrient to the plant। अब क्या होता है, जब हम पौधे की पत्तियों पे जब फर्टिलाइजर छिड़क देते हैं तो क्या होता है, या न्यूट्रिएंट छिड़क देते हैं, तो वो क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, प्लांट के अंदर चला जाता है, प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर लेता है थ्रू स्टोमेटा। Foliar feeding is often used to address nutrient deficiency or to supplement soil applied fertilizer। देखिए जो फॉलियर फीडिंग है उसका मोस्टली यूज होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए, और सप्लीमेंट सॉइल अप्लाइड फर्टिलाइजर के लिए ड्यूरिंग क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस में। जो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज होती है किसी भी क्रॉप में, तो ये क्या करता है, ये जो मेथड है इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को जो फर्टिलाइजर है या न्यूट्रिएंट है अप्लाई उसको डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं उस तक। हाउएवर फॉलियर फीडिंग इज लेस एफिशिएंट इन डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट। ये क्या होता है, उतना एफिशिएंट नहीं है न्यूट्रिएंट डिलीवर करने में एज कंपेयर टू सॉइल एप्लीकेशन। जितना कि कौन सा एफिशिएंट है मेथड, सॉइल पे अप्लाई करने वाला मेथड ज्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब ज्यादा कारगर होता है एज कंपेरेटिवली फॉलियर फीडिंग। इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ये हर क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है, ना ही सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं बैंडिंग की। बैंडिंग इज अ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड जिसमें कि हम फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं इन अ नैरो बैंड। एक क्या करते हैं, बैंड सा बनाते हैं, नैरो पतला सा तंग सा बैंड बनाते हैं और रो बनाते हैं जिसमें कि डायरेक्टली इन द सॉइल नियर द प्लांट रूट के पास में। जिस वजह से क्या होता है, दिस मेथड एंश्योर दैट न्यूट्रिएंट आर कंसंट्रेटेड वेयर दे आर मोस्ट नीडेड। इस वजह से क्या होता है, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लांट को, वो वहां से क्या कर पाता है, उसे ले लेता है उस न्यूट्रिएंट को, जिस वजह से क्या होता है, प्रमोट करता है एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक को बाय प्लांट। इस वजह से क्या होता है, प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से अपटेक कर लेता है और फर्टिलाइजर वेस्टेज भी कम होता है। बैंडिंग इज कॉमनली यूज्ड इन रो क्रॉप। ये कहाँ पे मोस्टली यूज होता है, रो क्रॉप्स में यूज होता है और प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम में यूज होता है, ताकि ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हो और क्रॉप यील्ड क्या हो, मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं टॉप ड्रेसिंग की। अब टॉप ड्रेसिंग क्या होता क्या है, देखिए जो टॉप ड्रेसिंग होता है उसमें होता है इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑन टू द सॉइल सरफेस अराउंड इस्टेब्लिश प्लांट और क्रॉप। इसमें क्या करते हैं हम, प्लांट की जो इर्द गिर्द होता है, जो होते हैं ना सॉइल सरफेस होते हैं, उस पे हम फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं। द फर्टिलाइजर इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजर प्लांट सॉइल के अंदर चला जाता है थ्रू इरिगेशन, रेनफॉल या फिर मैकेनिकल मतलब मीन से। जिस वजह से क्या होता है, टॉप ड्रेसिंग इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल न्यूट्रिएंट टू क्रॉप ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जिस वजह इसका कहाँ पे यूज होता है, क्रॉप्स को सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने में, जब किसी क्रॉप का ग्रोइंग सीजन होता है तब, और टू एड्रेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई थ्रू सॉइल टेस्टिंग। मान लीजिए मिट्टी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहां पे वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हो उस प्लांट को। दिस मेथड अलाउ फॉर टारगेटेड न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन एंड कैन हेल्प प्रमोट यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है ये क्या करता है, अलाउ करता है टारगेट न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए। टारगेट न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन मतलब जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वह वो न्यूट्रिएंट आप क्या कर सकते हो, पौधों को प्रोवाइड करा सकते हो।
साथ ही साथ यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ भी होती है और यील्ड भी यूनिफॉर्म होती है, एक सी होती है। ऐसा नहीं है कोई पौधा बढ़ गया, किसी पौधे में फ्रूटिंग हो गई, किसी में नहीं हुई, किसी में फ्लावरिंग हो गई, किसी में नहीं हुई। नहीं, इस मेथड के थ्रू क्या होता है, आप जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर पहुंचा देते हो, मान लीजिए किसी पौधे में न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो आपने इस मेथड के थ्रू क्या करा, वो न्यूट्रिएंट उस तक पहुंचा दिया, जिस वजह से क्या होता है, वो भी बाकियों की तरह ही ग्रो करता है। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है कि विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ द लीव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप्स एंड एजेस। किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण को उन पत्तियों के पिछले और किनारों के पीलेपन की शुरुआत के रूप में वर्णित किया जाता है? कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमी होती है जिसमें कि क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पीली तो पड़ती हैं, लेकिन कैसे पड़ती हैं, टिप से पड़ती हैं और एजेस से पड़ती हैं, किनारों से पड़ती हैं। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपके पास नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी है आपके पास फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी आपके पास पोटेशियम डेफिशिएंसी और ऑप्शन डी है आपके पास आयरन डेफिशिएंसी। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण किनारों से, सॉरी टिप से, और ये देखिए किनारों से पत्ते जो हैं वो पीले पड़ना चालू हुए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो ये क्या दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण ये क्या हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं। और कैसे पीली हो रही हैं, एक तो कोने से हो रही हैं, किनारे से हो रही हैं, और साथ ही साथ टिप पे हो रही हैं, टिप से शुरू हो रही हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछता है, विच एग्रीकल्चर टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप सच, जैसे कि वीट और राइस। गेहूं या धान जैसी फसलों को काटने और इकट्ठा करने के लिए कौन सा कृषि उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आपके आगे ऑप्शन ए है प्लो, ऑप्शन बी है आपके पास हैरो, ऑप्शन सी है आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर, ऑप्शन डी है आपके पास टिलर। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबाइन हार्वेस्टर इज द करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन सी है हमारा कंबाइन हार्वेस्टर, वो इसका क्या है, सही आंसर है, सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब जानते हैं हमने 4 चीजों के नाम लिए थे, प्लो, हैरो, कंबाइन हार्वेस्टर और टेलर। अब जानते हैं इनके बारे में। तो जो प्लो होता है वो देखिए ऐसा दिखता है। अ प्लो इज एन एग्रीकल्चरल टूल यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप एंड टर्निंग ओवर सॉइल टू प्रिपेयर द सीड बेड फॉर प्लांटिंग। मतलब जुताई का काम करता है ये। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, मिट्टी को तोड़ता है और पलट देता है, जैसे जैसे क्या होता है, सॉइल प्रिपेयर हो जाती है सीड बेड के लिए रूप में, प्लांटिंग के लिए। इट कट फरो इन द सॉइल, लूजन कॉम्पैक्टेड लेयर, क्या करता है, जो ठोस जो लेयर है सॉइल की उसको ढीला कर देगा, और साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है ऑर्गेनिक मैटर और क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल में। तो ये तो बात करी हमने किसकी, प्लो की। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो बी था हमारा हैरो, वो क्या करता है। हैरो क्या है, एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेड टूल है। ये भी एक टूल है जिसमें कि क्या होती है, स्पाइक्स होती हैं या फिर डिस्क लगी होती है या फिर टीथ होते हैं, जो कि यूज होते हैं किस लिए, तो ब्रेक अप क्लॉट्स,
जो मिट्टी में बड़े बड़े ढेले होते हैं ना, उनको तोड़ने के काम करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो खरपतवार है उसको रिमूव करते हैं। और साथ ही साथ एंड लेवल द सॉइल सरफेस आफ्टर प्लोइंग, प्लोइंग के बाद मिट्टी को लेवल करने में भी इसका काम यूज होता है। ये रहा हमारा हैरो। इसमें डिस्क भी लगी हो सकती है, स्पाइक्स तो हैं ही, टीथ भी हैं ये, ठीक है, स्पाइक्स भी हो सकते हैं और टीथ भी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन था। देखिए जो कंबाइन हार्वेस्टर है, ये क्या है, वर्सेटाइल एग्रीकल्चरल मशीन है, जिसका एक वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक काम कर सके, निपुण हो। तो ये क्या करते हैं, यूज फॉर कटिंग, इसका इस्तेमाल होता है कटिंग के लिए, कटाई के लिए, थ्रेशिंग के लिए, और साथ ही साथ क्लीनिंग ग्रेन क्रॉप जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न, बार्ले, उनके लिए। और साथ ही साथ जो अनाज की जो दाने उनको क्लीन करने के भी काम आता है। इट कंबाइन मल्टीपल फंक्शन, इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं इनटू अ सिंगल ऑपरेशन, एक साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, कई सारे काम कर सकते हो। सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग, जिस वजह से क्या होता है, टाइम की बचत होती है और लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है फॉर हार्वेस्टिंग कंपेयर टू मैनुअल मेथड। अगर आप लेबर से कराओगे तो ज्यादा कॉस्ट भी पड़ेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे क्या होता है, कॉस्ट और लेबर दोनों में बचत होती है। अब हम बात करते हैं टिलर की। टिलर को हम कल्टीवेटर या फिर रोटो टिलर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, एक गार्डनिंग टूल है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फॉर लूजनिंग एंड एरेटिंग द सॉइल, मिट्टी को ढीला करने और एरेटेड हवादार बनाने के लिए भी यूज होता है टिलर का। और साथ ही साथ जो मिट्टी के ढेले होते हैं उसको तोड़ने का और उसमें ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेट मिलाने का भी काम करते हैं, और फर्टिलाइजर मिलाने का भी काम करता है मिट्टी में, कौन, टिलर। इट इज कॉमनली यूज इन स्मॉल स्केल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग एप्लीकेशन। ये कहाँ पे यूज होता है ज्यादातर, स्मॉल स्केल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग में भी इसका यूज होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बैलेंस मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल मेकिंग इट आइडियल फॉर मोस्ट प्लांट ग्रोथ। कौन से प्रकार की मृदा को बॉलेंड रूप में, बैलेंस्ड है ये, बैलेंस्ड रूप में रेत, रेतु और मिट्टी के कणों का मिश्रण कहा जाता है, जिससे अधिकतम पौधे विकसित हो सकते हैं। कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें कि सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल का इतना अच्छा मिक्सचर होता है कि उसमें बहुत मतलब काफी ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांटों में उसका यूज किया जा सकता है। आपके आगे ऑप्शन है, ए सैंडी सॉइल, बी है आपके पास लोमी सॉइल, सी है आपके पास क्ले सॉइल, ऑप्शन डी है आपके पास पीटी सॉइल। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। जो मैंने इन चारों सॉइल के बारे में बताया, मैं अब उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सैंडी सॉइल होती है, इस कैरेक्टराइज बाय इट्स लार्ज पार्टिकल साइज एंड ग्रिटी टेक्सचर। इनका जो सैंडी सॉइल जो होती है, उसका क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इसमें पानी रुकता नहीं है, ड्रेन्ड आउट हो जाता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होती इसमें, अलाउइंग वाटर टू पास थ्रू क्विकली। इसमें पानी डालोगे और क्विकली क्या होगा, तुरंत ही क्या होता है, पास हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, विच कैन लीड टू रैपिड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जिस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट भी बहुत जल्दी इसमें से लीच्ड आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। सैंडी सॉइल क्या होते हैं, वार्म्स अप क्विकली इन स्प्रिंग एंड इट इज इजी टू वर्क विद। ये क्या करते हैं, जो सैंडी सॉइल होते हैं, गर्म, वार्म्स अप क्विकली इन स्प्रिंग, और ये इजी होता है इनमें काम करना, बट इट हैज लो वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेबिलिटी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट, एक तो न्यूट्रिएंट को पकड़े रखने की क्षमता और पानी को पकड़े रखने की क्षमता बहुत कम होती है।
एज अ रिजल्ट, जिस वजह से क्या होता है, सैंडी सॉइल ऑफन रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। तो अगर आपको सैंडी सॉइल में कुछ उगाना है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंट इरिगेशन देना होता है, मतलब समय समय पे इरिगेशन मतलब सिंचाई करनी पड़ेगी और फर्टिलाइजर को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी और न्यूट्रिएंट रिटेंशन नहीं हो पाता है, रुक नहीं पाते हैं और क्या होते हैं, बह जाते हैं। इस वजह से आपको इसमें क्या करना पड़ता है, समय समय पे इरिगेशन और फर्टिलाइजर को अप्लाई करना पड़ता है। ऑप्शन बी है हमारा लोमी सॉइल, जो मैंने आपको बताया था। लोमी सॉइल इज कंसिडर्ड द आइडियल सॉइल टाइप फॉर एग्रीकल्चर। ये सबसे ज्यादा मतलब ये समझो आइडियल है, मतलब बिल्कुल बेस्ट सॉइल होती है कृषि के लिए, क्योंकि इसमें जो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल का, वो बहुत ही लाजवाब होता है। इट हैज गुड ड्रेनेज, इसमें गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी होती है, मॉइस्चर रिटेंशन भी होता है, एरेशन प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है, जो कि क्या करते हैं, इस मिट्टी को सुटेबल बना देते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। लोमी सॉइल क्या होता है, रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट के, प्रोवाइडिंग अ फर्टाइल एनवायरनमेंट फॉर अ प्लांट thrive too. It is commonly found in agricultural areas and is often preferred by farmer for its versatility and productivity. और ज्यादातर किसान क्या करते हैं, इसी सॉइल को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं या प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं क्ले सॉइल की। जो क्ले सॉइल होते हैं इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड हाई क्ले कंटेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी हैवी टेक्सचर सॉइल हो जाती है, क्योंकि चिपक जाते हैं तो बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है, हैवी हो जाती है। जब क्या होती है, जब ये क्या होती है, गीली होती है मिट्टी, तो इसमें क्या होते हैं, ढेले बन जाते हैं, कॉम्पैक्टेड क्लॉट्स बन जाते हैं। जब क्या होते हैं, जब ये सूखती हैं तो इट हैज एक्सीलेंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन प्रॉपर्टीज बट पुअर ड्रेनेज एंड एरेशन। देखिए इसमें वाटर और न्यूट्रिएंट को रोकने की क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो ड्रेनेज और एरेशन है वो बहुत बेकार है, क्योंकि क्या होता है, मिट्टी चिपक जाती है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत जल्दी चिपक जाते हैं इसमें, तो क्या होता है, ड्रेनेज जो होता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है और ना ही हवा जल्दी आर पार हो पाती है, जिस वजह से क्या होता है, इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाती है और मिट्टी भी कॉम्पैक्ट हो जाती है, इकट्ठी ठोस हो जाती है। क्ले सॉइल इज ऑफन रिच इन मिनरल्स। क्ले सॉइल में मिनरल्स काफी अच्छे होते हैं, बट इसमें रिक्वायरमेंट हो जाती है अमेंडमेंट की, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर या जिप्सम आपको मिलाना पड़ेगा इसमें, ताकि इसके स्ट्रक्चर को और फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। अब बात करते हैं हम पिटी सॉइल की। पिटी सॉइल क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ये इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है फ्रॉम पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल। जो किससे बनता है, जो आधे जो गले सड़े पौधे होते हैं उनसे बनती है ये सॉइल। इट हैज अ डार्क, काफी काली क्रम्बली स्ट्रक्चर होता है और एसिडिक होता है नेचर में। पिटी सॉइल हैज एक्सीलेंट वाटर रिटेंशन एंड एरेशन प्रॉपर्टी। पिटी सॉइल जो होती है उसका वाटर रिटेंशन और एरेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जो कि क्या करती है, सुटेबल बना देती है सॉइल को फॉर ग्रोइंग एसिड लविंग प्लांट। जो एसिड लविंग प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वो होती है, अच्छी होती है, एसिड लविंग प्लांट होता है उनमें ये जो सॉइल है बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, जैसे कि रोडोडेंड्रन्स और ब्लूबेरीज। However, it can be prone to compaction and subsidence over time, and it may require careful management to maintain its fertility and structure. पर इसमें क्या होता है, इसमें इस मिट्टी पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी भी चली जाती है और स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ जाता है, जिस वजह से इस मिट्टी पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ग्रीन मैन्योर इन एग्रीकल्चर। कृषि में हरित खाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए, कंट्रोलिंग पेस्ट। ऑप्शन बी है आपका इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन सी है आपका इंक्रीजिंग वाटर रिटेंशन। ऑप्शन डी है आपका एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड। बताइए इन चारों में से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना इसका मेन प्राइमरी पर्पस होता है, किसका? ग्रीन मैन्योर का, हरित खाद का। अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती क्या है, देखिए ऐसी होती है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो होती है इज अ टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज ग्रोन प्राइमरली टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका काम होता है, साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए मिट्टी में, इसलिए इसका यूज होता है। These crop can be directly incorporated into the soil as fertilizer when they reach their mature stage। इसमें क्या होता है, क्या करते हैं, क्रॉप्स को उगाया जाता है, जैसे ढैंचा है, ढैंचा को आपने उगाया, फिर क्या करते हैं उसको खड़े से ही, जैसे आपने वो क्या होती है, मैच्योर होने लगती है ढैंचे की क्रॉप, तो उसको क्या करते हैं उसी मिट्टी में क्या करते हैं मिला देते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है सॉइल का और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एग्जाम्पल क्या क्या है ग्रीन मैन्योर क्रॉप के, एग्जाम्पल हैं जैसे कि लेग्यूम्स, दलहन की जो क्रॉप्स होती हैं, दलहन फसलें जो होती हैं वो इसके लिए बहुत बेस्ट मानी जाती हैं, जैसे कि लेंटिल है, साथ ही साथ जो वीट है, गेहूं है, वो मस्टर्ड, बार्ले। when these crop reach maturity they can be dug directly into the soil as organic matter। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह इसको क्या करते हैं मिट्टी में ही दबा दिया जाता है जब ये मैच्योर हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी जिस वजह से बढ़ जाती है। तो ये ग्रीन मैन्योर का काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। तो गाइस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, या आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, आप चाहते हैं कि जिस पे मैं टॉपिक पे अपने लेक्चर बनाऊं, तो प्लीज वो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, सॉरी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।